हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम्स लॉ के बारे में बताया है। पहले हम इसे जानने से पहले पता करेंगे कि वी और आई के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या। तो हमें इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए या पता करने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें हमें एक निक्रोम वायर लेना है जो कि 0.5 मीटर का होगा, एक एमीटर लेना है, एक वोल्टमीटर लेना है और 4 सेल लेना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक सर्किट में इन सबको कनेक्ट कर देना है। अब पहले तो एक सेल कनेक्ट करना है, फिर वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग देखना, फिर 2 सेल कनेक्ट करके दोनों की रीडिंग देखना, 3 सेल फिर 4 सेल ऐसी रीडिंग देखना और उनको नोट कर लेना एक टेबल में, इस प्रकार से। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना तो आता है, VI ग्राफ। तो इसमें जो भी वैल्यू है, सपोज 1 2 3 और 2 4 6 ऐसी वैल्यू मान के चल रहे हैं, तो इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये सारे सेम आएंगे। V और I को जब डिवाइड करेंगे यानी रेशो निकालेंगे तो जो रेशो है वो सेम आएगा। सपोज़ 1/2 है इन दोनों का रेशो, तो इसका भी रेशो वही रहेगा, इसका भी रेशो वही रहेगा। क्या 1/2 एक सपोजिशन करा है, असल में इसकी वैल्यू कुछ और भी आ सकती है। और इसे डिस्कवर करने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम, जो कि एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने रिलेशनशिप V और I के बीच में निकाली थी और कहा था कि V प्रोपोर्शनल है I के, यानी I जब बढ़ेगा तब V भी बढ़ेगा और V जब बढ़ेगा तब I भी बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन भी रखी थी कि इस सारी एक्टिविटी को करने में टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ और टेम्परेचर पे इसको नोट कर रहे हो, फिर इसको नोट कर रहे हो कुछ और टेम्परेचर पे, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कभी ऐसी चली आएगी। इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये यूनिवर्सल नहीं है। और इसी को शॉर्ट में बताया है ये, जैसे V प्रोपोर्शनल है I के और V/I होता है एक कांस्टेंट के बराबर। हमको पता है कि जैसे 4/2 करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा 2, वैसे ही V/I करेंगे तो कुछ कांस्टेंट भी आना चाहिए। इसीलिए और ऐसा भी कह सकते हैं जैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। हमने यहाँ कांस्टेंट लिया है R, तो ये फॉर्मूला बन गया V=IR। तो इसकी डेफिनेशन दी है, R इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलते हैं काय को, R को। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी ये मेन चीज़ यहाँ से शुरू हुई है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी उसमें से किसी भी कंडक्टर के अंदर से या एक मटेरियल ले लेते हैं और जो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, जैसे ये फ्लो हो रहा है, चार्जेस ये फ्लो कर रहे हैं और इसको रेजिस्ट करेगा इसे, तो उसे रेजिस्टर कहते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था जब हम सर्किट डायग्राम कर रहे थे कि जैसे एक सड़क है, उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं तो हमें निकलने में परेशानी आएगी, तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओम की जो लैंग्वेज या उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। तो इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। यानी जब V 1 वोल्ट रहेगा, I 1 एम्पियर रहेगा, तो तब रेजिस्टेंस कहलाएगा 1 ओम। इसी को ये यहाँ पर बताया इन्होंने। अगले पे आ जाते हैं। अब I की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं हम। I=V/R, V=IR और R=V/I। इसी से तीनों फॉर्मूले बनते हैं। कहीं पर ये तीनों चीज़ें में से कुछ कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं, तो एक फार्मूला याद कर लो और इसे बना सकते हो तुम। ये मेन फार्मूला है। इसके बाद हमें बताया है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट द करेंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
अब इसमें एक कंपोनेंट यूज़ होता है, जैसे रेगुलेट करना पड़ता है वोल्टेज को। तो वोल्टेज को जैसे वोल्टेज कम कर दिया, वी बढ़ा दिया, तो अपन को पता है आर भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना वी इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगता है, तो इसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा। तो जैसे हमने पंखे का रेगुलेटर देखा है, कैसे हम उसको वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं, जब भी तो स्पीड कम ज़्यादा होती है पंखे की। उसी प्रकार से ये रियोस्टेट का काम रहता है। आप लैब में देखेंगे ऐसे गोल 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 करके कॉइल लपटी रहती है एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर के ऊपर, उसे रियोस्टेट कहते हैं। फिजिक्स की लैब में देखने को मिलेगा ज़रूर आपको। और एक एक्टिविटी भी यहाँ दी गई है, रेजिस्टेंस चेंज, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है ये बताने के लिए। तो उन्होंने पहले बोला है कि एक निक्रोम वायर लो, एक टॉर्च बल्ब लो और एक 10 वाट का बल्ब लो, और एक एमीटर लो, एक प्लग की और कुछ कनेक्टेड वायर, कनेक्टिंग वायर जिससे कनेक्ट कर सके। कनेक्टिंग वायर मतलब ये। तो अब जैसे ये सर्किट बना के कंप्लीट कर दिया है, अब इसमें है ना ये तीनों चीज़ों को रख के देखो। पहले इसको निक्रोम वायर को रख के देखो, फिर बल्ब को रख के देखो, फिर टॉर्च के बल्ब को रख के देखो। तो करंट एमीटर की रीडिंग में कोई फ़र्क आता है? ये यही पूछना चाहता है पूरी एक्टिविटी में कि एमीटर की कोई रीडिंग में फ़र्क आता है। तो यहीं पे बोल दिया है, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी करंट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा अलग अलग कंपोनेंट के अंदर। वाई डू दे डिफर, क्यों वो अलग अलग रहता है? तो सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाई द अदर्स रेजिस्ट द फ्लो, यानी कुछ जो सर्टेन कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें इजीली आराम से ऐसे नदी की तरह पानी की तरह बहते हुए चले जाता है क्या करंट, और कुछ को बहुत एकदम बहुत मुश्किल से निकलने को मिलता है कि यहाँ से, जैसे हम अलॉयस का एग्जांपल ले लो या टंगस्टन का एग्जांपल ले लो, तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, जब भी तो वो हीट होता है। अब हम जानते हैं, इसमें बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हाउएवर कम्प्लीटली फ्री टू मूव, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव नहीं करते हैं हमेशा। दे आर restrained by the attraction of atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इससे मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो कम होते जाएगा। कंडक्टर हैविंग सम अप्लीकेबल रेजिस्टेंस, यानी एक कंडक्टर जिसके पास अप्लीकेबल रेजिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। और एक कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है आइडेंटिकल साइज है और जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, कि यानी मैं तो पास होने ही नहीं दूंगा, करंट को कहीं भी हो जाए पास होने नहीं दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर। और इंसुलेटर जो रहता है वो इतना ज़्यादा कि यानी करंट को क्या, करंट तो यहाँ से निकल ही नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ही नहीं, अंदर ही नहीं घुसने देता है। पुअर कंडक्टर तो थोड़ा बहुत घुसने लग जाता है, पर ये तो बिल्कुल ही मना कर देता है कि नहीं आने देना करंट को। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें ये सिंपल सी एक्टिविटी दी है। पहले तो क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें सेल होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए, निक्रोम वायर होना चाहिए, जिसकी लेंथ एल होना चाहिए। हाँ भैया बना लिया, ये बना हुआ है हमारा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो धीरे धीरे कनेक्ट करते जाओ तुम लोग इस एक्टिविटी में। जैसे पहले एक यही वायर लिया इन्होंने, अब हमने ये वाला वायर ले लिया, समझो निक्रोम का, एन से डिनोट करते हैं। तो पहले इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, एमीटर की रीडिंग देखेंगे, एमीटर इसीलिए तो लगाया है करंट की रीडिंग देखने के लिए। फिर इसकी लेंथ को डबल करके लगा देंगे, डबल करके मोड़ के, तो फिर इसकी रीडिंग देखेंगे, मोड़ के नहीं यानी डबल, ऐसा करके ऐसा इससे कनेक्ट कर देंगे, फिर इसकी रीडिंग देखेंगे। और अब वायर की क्या लेंथ पहले इतनी थी, अब उसकी लेंथ को ऐसे 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 मोटा कर दिया है। तो मोटे वायर की लेंथ से क्या इफेक्ट पड़ेगा एमीटर पर। फिर हम मटेरियल चेंज कर देंगे, सपोज़ हमने कॉपर ले लिया, निक्रोम की जगह हमने कॉपर ले लिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्ज़र्व करा, तो हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग बार बार कम ज़्यादा हो रही थी। जैसे कम ज़्यादा हो रही थी कब, जैसे हमने लेंथ डबल करी तो एमीटर की रीडिंग जो थी वो आधी हो गई। जैसे 2 एम्पियर का करंट आ रहा था तो 1 एम्पियर का हो गया। और जब हमने मोटा वायर यूज़ करा, ये जो मोटा वायर है उसका यूज़ करा, तो एमीटर की रीडिंग जो है ना वो डबल हो गई। अगर हमने डबल नहीं बोल सकते, पर बढ़ गई एकदम से, ठीक है। और जब हमने मटेरियल को चेंज कर दिया तो कुछ और आया उसकी रीडिंग,
तो एमीटर की रीडिंग जो है वो काय पे डिपेंड करती है, ये हम आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस। अब यहाँ दिया है कि रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो रहता है कंडक्टर का वो लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और नेचर, मटेरियल के नेचर पर। लेंथ हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वायर है तुम्हारा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसके नेचर पर कि किस मटेरियल, जैसे कॉपर हुआ, निक्रोम हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, इस प्रकार के। तो ये यहाँ हम रिलेट कर लेंगे इसको कि आर जो प्रोपोर्शनल रहता है वो लेंथ के रहता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। हमने पहले ही बोला ना कि रेजिस्टेंस, जैसे करंट बढ़ेगा, अब पहले ही हमको पता है करंट जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, या करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यहाँ तो जैसे हमने विड्थ को मोटा कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, करंट बढ़ गया, तो ये कम हो गया, इसीलिए अपन ने ये बोला है। अब दोनों को रिलेट कर देंगे तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब हमारी ये बात पहले भी हो चुकी है कि जैसे हमने पहले जहाँ आर लगाया था हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट, अब एक जगह तो यूज़ हो गया। अब हम दूसरी चीज़ क्या लगाएं, तो यहाँ पर रो लगाएं। तो रो कैसे बनता है, ऐसे, यानी पी को ऐसे घुमा के लगता है। तो फॉर्मूला बन गया आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो जहाँ पर है रो जो रहता है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रहता है, जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं मटेरियल की, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। तो जो मेटल्स और एलॉयस हैं उनकी बहुत कम रेजिस्टिविटी रहती है, यानी 10.8 से लेकर 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक। और जबकि रबर और ग्लास की जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 17। जो दोनों रेजिस्टर्स हैं या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मटेरियल की जो रहती है वो टेम्परेचर पे वेरी करती है। कहीं टेम्परेचर अलग होगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी या रेजिस्टेंस बदल जाएगा, इस प्रकार से सब चीज़ होती है। अब इस टेबल को आपको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, पर एक बार देख लेना, वैसे तो ये कभी आता नहीं है। अब जैसे टेबल 12.12 रिवील्स द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉयज डू नॉट, यानी एलॉय की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। अब ये याद करना कि एलॉयज़ को ही क्यों अपन जनरली उनका जो रेजिस्टिविटी या हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे कि टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी दूसरे जो मेटल्स है उस एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी उनसे ज़्यादा है। क्यों है, और क्योंकि एलॉयज़ जो रहते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पर। इसी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है, जैसे प्रेस आयरन हुई या गीज़र हुए, वाटर हीटर हुए, इन्हीं सारी चीज़ों में एलॉयज़ का ही यूज़ होता है। क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि एलॉयज़ का ही क्यों यूज़ होता है हमारे हीटिंग अप्लाइंसेस में, तो ये सारी चीज़ें लिखना है कि ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं वो, उनका हाई टेम्परेचर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो लोग इस डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। अब टंगस्टन को तो कौन नहीं जानता है, हमने 9th में पढ़ा था कि ये बल्ब में यूज़ होता है। बल्ब में इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसकी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अभी ये हम चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो एनर्जी लूज़ होती है। तो एनर्जी लूज़ होने की वजह से ये हीट अप होता है, और हीट की कुछ ही एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी ज़्यादातर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है।